हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग रेफ्रिजरेशन को पढ़ेंगे। तो रेफ्रिजरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैकेनिकल में एक स्पेशल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं इंड ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, RAC। तो कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेशन एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है और आज के दौर में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग को। तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग को अगर आप समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको रेफ्रिजरेशन समझना होगा, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट सेकेंड लॉ से आया है ना। तो सेकेंड लॉ में हम लोग केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट का जो आउटकम है, जिस साइक्लिक डिवाइस की वो चर्चा करता है, वो रेफ्रिजरेटर है और हीट पंप है ना। तो एक बार फिर से हम लोग क्लॉसियस स्टेटमेंट को ब्रीफली रिपीट करते हुए हम लोग रेफ्रिजरेशन पे आ जाएंगे और उसके बाद फिर रेफ्रिजरेटर, हीट पंप के बारे में पढ़ेंगे और फिर बहुत सारे रेफ्रिजरेशन के छोटे छोटे पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि उसका COP क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हम लोग किससे कहते हैं। समर और विंटर में कॉमनली पूछा जाता है कि इस दोनों में किस वेदर में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कम आए, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं। फिर हम लोग इसमें भी देखेंगे कि जिस तरह से हमने कार्नोट हीट इंजन को बनाने के लिए रिवर्सिबल एजम्पशन लिया, अगर हम क्या उस प्रोसेस को, उस हीट इंजन के साइक्लिक प्रोसेस को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो फिर रिवर्स कार्नोट इंजन का कॉन्सेप्ट आता है, रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्लॉसियस स्टेटमेंट को ब्रीफली समझते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट में मैंने कहा था कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम में कुछ वर्क इनपुट देना होगा। आप समझ सकते हैं कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर ये दो ऐसे डिवाइस है जिसमें वर्क एज ए इनपुट होता है और इसका आउटपुट जो हम लोग देखते हैं वो हीट के फॉर्म में देखते हैं, चाहे वो कूलिंग इफेक्ट हो या हीटिंग इफेक्ट हो। तो आपको समझना होगा कि हाँ, वर्क और हीट, वर्क का कन्वर्जन हीट में कहीं ना कहीं हो रहा है ना। यूजुअली थर्मोडायनामिक्स में हम यही पढ़ते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो हीट का वर्क में और वर्क का हीट में। तो हीट का वर्क में कन्वर्जन हीट इंजन में होता है और वर्क का अगर हम कन्वर्जन देखेंगे तो उसके लिए हीट पंप हमारा है, रेफ्रिजरेटर है ना। तो सबसे पहले हम लोग रेफ्रिजरेशन को समझेंगे। ये तो क्लॉसियस था, इसी के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके ना रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को समझिए। रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी कन्फाइंड स्पेस में हम एक लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो यहां लो टेम्परेचर क्या है, इस चीज को समझना होगा। तो लो टेम्परेचर जो हमेशा डिफाइन होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू हॉटर सराउंडिंग। तो जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, उसे हम लोग हॉट कंडीशन मानते हैं। और जहां भी हम रेफ्रिजरेशन अचीव करना चाहते हैं, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम उसके रिस्पेक्ट में लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कन्फाइंड स्पेस है और यहां पे हमको रेफ्रिजरेशन मेंटेन करना है और मैं देख रहा हूं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर लेट सपोज 40 डिग्री सी है, ठीक है। अब ये सराउंडिंग का टेम्परेचर वेदर टू वेदर चेंज होगा। समर में हो सकता है ज्यादा हो, विंटर में कम हो, रेनी सीजन में अलग हो ना। तो जो भी टेम्परेचर हमारा सराउंडिंग का होगा उसके कंपेरेटिवली हम हमेशा यहां पे क्या मेंटेन करेंगे, लो टेम्परेचर ना। तो यहां पे आपको मेंटेन करना होगा टेम्परेचर विच इज ऑलवेज लेस देन एम्बिएंट टेम्परेचर। तो इस कन्फाइंड स्पेस में अगर आप लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ना, टी को हम लोग लिख सकते हैं लो टेम्परेचर ना। तो लो टेम्परेचर को अगर हम कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहे हैं ना, चलिए मेंटेन एकाएक तो नहीं होगा, उसके लिए पहले से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस का मतलब अगर इस रूम को नेचुरली अगर नॉर्मल स्थिति में देखें, इस रूम में जो एयर है उसका भी टेम्परेचर वही होगा ना जो सराउंडिंग टेम्परेचर है। इस रूम में अगर कोई वस्तु रखी हुई है, गुड्स रखा हुआ है, तो उसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री होगा। तो इनिशियली पहले आपको 40 से, लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि 40 से इसे 5 डिग्री मेंटेन करना है। इसके अंदर लो टेम्परेचर क्या मेंटेन करना है, 5 डिग्री से। तो पहले तो टेम्परेचर को 40 से 5 तक लाना होगा, तो वो हो गया प्रोड्यूसिंग एंड देन मेंटेनिंग। अब कंटिन्यूअसली वो उसे मेंटेन करके 5 डिग्री ही वो हमेशा रखेगा। लेकिन ऐसा जो है करना
बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए आपको सिस्टम में कहीं ना कहीं से एज ए वर्क इनपुट आपको कंटिन्यूअसली देना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इस कन्फाइंड स्पेस में हम लो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग ए लो टेम्परेचर इन ए कन्फाइंड स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू हॉटर सराउंडिंग। आई होप रेफ्रिजरेशन क्लियर है, राइट। अब ऐसी बात है तो रेफ्रिजरेशन से जुड़ी हुई एक चीज और है जो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं। चूंकि ये टॉपिक हमारा आरएसी सब्जेक्ट जो है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट, उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रेफ्रिजरेशन में भी लो टेम्परेचर रहता है, एयर कंडीशनिंग जो हम लोग जनरली वातानुकूलन पढ़ते हैं तो वहां भी तो हम लोग लो टेम्परेचर ही मेंटेन करते हैं। नहीं, ध्यान रखिए इस बात को, एयर कंडीशनिंग में कभी भी हम लो या हाई टेम्परेचर डिफाइन नहीं करते हैं। वहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं ना कि ह्यूमन कंफर्ट के लिए जो टेम्परेचर उपयुक्त है। अब वो सराउंडिंग से ज्यादा भी हो सकता है, सराउंडिंग से कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस कंडीशन में, वेदर कंडीशन में। समर में सराउंडिंग ज्यादा होता है, रूम के अंदर हम कम मेंटेन करते हैं। विंटर में उल्टा होता है, सराउंडिंग कम होता है बाहर और अंदर हम ज्यादा मेंटेन करते हैं। तो एयर कंडीशनिंग में ध्यान रखना है, कभी लो टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं। रेफ्रिजरेशन में हम हमेशा लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस पे जाएंगे, एक सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको समझना होगा। रेफ्रिजरेशन में हम लोग सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं, कभी भी ह्यूमिडिटी की बात नहीं करते हैं, ठीक है। एयर कंडीशनिंग में ह्यूमिडिटी भी हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, थर्ड पॉइंट है, इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगा। रेफ्रिजरेशन में यहां पे समझना होगा कि रेफ्रिजरेशन जो है हमेशा गुड्स के लिए किया जाता है ना, वस्तु के लिए किया जाता है, और एयर कंडीशनिंग हमेशा ह्यूमन के लिए किया जाता है, ह्यूमन कंफर्ट के लिए किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखते होंगे रेफ्रिजरेशन हम किसका करते हैं, वेजिटेबल्स का करते हैं, आइसक्रीम का करते हैं, कोई भी फूड प्रोडक्ट का करते हैं ना, कोई भी हमारा डेयरी प्रोडक्ट जो है, दूध है, दही है, पनीर है, इस सब को आप अगर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो ये लंबे समय तक चलेगा, राइट। खास करके पेरिशिबल आइटम जो जल्दी खराब हो जाता है, जो सराउंडिंग में रहने पे बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जैसे वेजिटेबल्स है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, आप लोग डेयरी मिल्क खाते होंगे, देखते होंगे, बहुत जल्दी मेल्ट कर जाता है ना गर्मी के दिनों में। तो वो सारे आइटम को अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, देखेंगे लंबे समय तक चलेगा, राइट। लेकिन एयर कंडीशनिंग कभी भी हम वस्तु के लिए नहीं करते हैं, एयर कंडीशनिंग हम हमेशा हम अपने लिए करते हैं, ह्यूमन कंफर्ट के लिए। ये तीन बेसिक डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप इसको आरएसी कि अगर फर्स्ट लेक्चर के तौर पे लेंगे तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हाँ बच्चा ये कंफ्यूज होते हैं ना, लेकिन अभी हम लोग आरएसी की ओर नहीं जाएंगे, हम लोग सेकेंड लॉ पे आधारित रहेंगे, सेकेंड लॉ के ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे बेसिक ना। उसके बाद जब रेफ्रिजरेशन सीरीज होगा तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारा बेसिक डिफिनेशन हो गया रेफ्रिजरेशन का ना, कि एक कन्फाइंड स्पेस में लो टेम्परेचर मेंटेन करना है विद रिस्पेक्ट टू हॉटर सराउंडिंग। ऑलवेज याद रखना है प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, ये हमारा कीवर्ड है इसमें ना। दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। नाउ व्हाट व्हेन ये आप कर कैसे सकते हैं ना, हाउ विल यू डू दैट, आपको ये समझना होगा कि इस रेफ्रिजरेशन को आप कर कैसे सकते हैं। इस रेफ्रिजरेशन को करने के लिए आपको ना कंटिन्यूअसली हीट एक्सट्रैक्ट करना होगा। कहां से हीट एक्सट्रैक्ट करना होगा, जहां पे आपको हीट है। जैसे इस रूम में अगर कोई वस्तु रखी हुई है और वो अगर मान लेते हैं एप्पल ना, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि इस रूम में एप्पल रखी हुई है, या ये हमारा मान लेते हैं वो रेफ्रिजरेटर का बॉक्स के अंदर वाला हिस्सा है, जहां पे लेट सपोज हम लोग एप्पल रखे हुए हैं। तो अभी एप्पल का भी टेम्परेचर उतना ही होगा 40 डिग्री सी ना। तो 40 डिग्री सी से एप्पल से इसको हीट को हमको कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट करना होगा, और इसको कितने डिग्री पे लाना होगा, 5 डिग्री पे, राइट, 5 डिग्री सी पे। तो इसके लिए क्या होगा, कंटिन्यूअसली हीट एक्सट्रैक्ट करना होगा। यही हमारा सेकेंड लॉ बताता भी है कि अगर हम कंटिन्यूअसली हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहां लो टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, और जो हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ना, जिसे हम लोग कूलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं ना। तो आप इसे कंटिन्यूअसली हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस लिए, ताकि हम 5 डिग्री सी मेंटेन कर सकें। चलिए इसको ब्लॉक डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा है। चलिए, तो यहां पे समझना होगा कि हमेशा मेरा सराउंडिंग बड़ा होगा, तो सराउंडिंग कैसे बिहेव करेगा, एज ए सोर्स। T1 इसे ले लेते हैं, दैट इज योर सिंपली हॉटर सराउंडिंग। ओके, नाउ
ये मैं मान लेता हूं कि मेरा एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ना। और ये हमारा यहां पे एक सिंक है, ठीक है, T2, जो कि क्या है, जहां पे मैं रेफ्रिजरेशन मेंटेन करना चाहता हूं, दैट इज रेफ्रिजरेटेड स्पेस। बेटर है हम लोग एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि हमेशा समझने में दिक्कत हो। लेट सपोज 5 डिग्री सी, और हम लोग इसको ले लेते हैं लेट सपोज 40 डिग्री सी, ठीक है। चलिए, तो अगर इस जगह पे रेफ्रिजरेटेड स्पेस पे अगर कंटिन्यूअसली हमको 5 डिग्री मेंटेन करना है तो क्या होगा, सो इनिशियली वहां तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर हमको उसको पहले 5 डिग्री पे लाना है, जैसे कि एप्पल के केस में बताया था 40 पे है, तो पहले उसे 5 पे लाना होगा, फिर कंटिन्यूअसली 5 रखना होगा। तो आई मीन टू से यहां पे आपको कंटिन्यूअसली हीट को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या यू कैन से एक्सट्रैक्ट। कंटिन्यूअसली हीट को सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करना होगा। ये लो टेम्परेचर है ना, आप देख सकते हैं यहां पे T1 इज ग्रेटर देन T2। नाउ वी आर फॉलोइंग क्लॉसेस स्टेटमेंट। चलिए, करके हमने हीट रिजेक्ट कहां किया, ध्यान से समझेंगे। हमने हीट रिजेक्ट किया हॉटर सराउंडिंग में, राइट। अगर हॉटर सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट किया तो इसके लिए आपको सिस्टम पे कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो यहां पे हम लोग जो है कुछ एडिशनल वर्क इनपुट करते हैं, ठीक है, इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। चलिए, ये वर्क कैसे आएगा, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से आएगा, राइट। हम लोग पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, फिर मोटर होगा, मोटर से मैकेनिकल वर्क इनपुट में कन्वर्ट होगा। तो आई कैन से दैट रेफ्रिजरेशन इज ऑलवेज पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। आप देख सकते हैं आपका रेफ्रिजरेटर घर में है ना, पावर कंज्यूम करता है, आप लोग उसका बिजली बिल देते होंगे ना। पावर कंज्यूमिंग डिवाइस या वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस ना, इसमें जब तक हम ये नहीं देंगे तब तक ये नहीं होगा, राइट। अच्छा, तो यहां पे समझना है कि दिस इज ना रेफ्रिजरेटेड स्पेस जहां पे हमें 5 डिग्री कंटिन्यूअसली मेंटेन करना है, और ये हम तभी कर सकते हैं जब इससे हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो समझना है रेफ्रिजरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट। अगर आप हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वहां पे हमेशा आप लो टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। आई होप क्लियर है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसको, तो यहां पे हम लोग वही सिंबल फॉलो करते हैं जो हम पहले कर रहे थे। Q2 है, इसको Q1 ही लेते हैं ना। यहां से आप आसानी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा सकते हैं, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर लगाएंगे ना, तो अगर हम देखें फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सिस्टम में जितना एनर्जी इन करेगा उतना बाहर जाएगा, दैट इज एनर्जी इनपुट इज इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट। जैसा कि मैं देख रहा हूं ये सिस्टम में इन कर रहा है, ये कर रहा है, तो Q2 या लेट सपोज अभी हम लोग Q एब्जॉर्ब ही लेते हैं प्लस वर्क इनपुट, दैट विल बी Q रिजेक्टेड, ठीक है। ओके, नाउ अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं व्हाट विल बी योर वर्क इनपुट, दैट इज नथिंग बट द, अब हम लोग सिंबल यूज कर लेते हैं Q1 माइनस Q2। चलिए, ये वर्क इनपुट है ना, कितना वर्क इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक हमारा पावर कंज्यूमिंग आइटम होता है, जैसे कि कंप्रेसर, मोस्ट कॉमनली कंप्रेसर हम लोग यूज करते हैं। तो कंप्रेसर को कितना पावर वर्क इनपुट देना पड़ेगा, व्हाट इज द यूनिट, अगर इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो किलो जूल पर केजी। जैसा कि आप जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमारा घूमेगा ना, इसमें वर्किंग फ्लूइड रेफ्रिजरेंट रहता है जो कंटिन्यूअसली मूव करेगा, हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। तो यहां पे अगर मैं पावर इनपुट पूछूं, अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो पावर इनपुट टू कंप्रेसर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा ना। चलिए, आप जानते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का यूनिट हुआ किलोवाट, इसका यूनिट क्या है किलो जूल पर केजी। तो समझिए किलोवाट बराबर किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है, ये हमको चाहिए। और हमारे पास अभी है क्या, सिंपली वर्क इनपुट ना, जिसका यूनिट क्या हुआ किलो जूल पर केजी। तो अगर हमको ये लाना है तो कहीं ना कहीं हमको सेकेंड लाना पड़ेगा, और सेकेंड लाना और इसको हटाना पड़ेगा, तो केजी पर सेकेंड। तो अगर मैं इसमें मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट से गुना कर दूं तो आप देख सकते हैं यूनिट कन्वर्जन से कि आसानी से समझ होगा। अगर आपसे पावर इनपुट टू कंप्रेसर पूछा जाए तो सिंपली मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू वर्क इनपुट कर दीजिएगा, तो आपको ये हमेशा पावर इनपुट निकल जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, हमेशा किलोवाट।
चलिए, ये तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट था। चलिए, लेकिन आपको समझना होगा कि अगर यहां हम लो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास डिजायर इफेक्ट क्या है? हमारा डिजायर इफेक्ट क्या है? यही, इसको मेंटेन रखना है। और ये मेंटेन तभी रह पाएगा जब ये कंटिन्यूअसली हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज योर कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये इफेक्ट जरूर है, लेकिन हम लोग बात क्वांटिटी में करते हैं, या इसे हम लोग और भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम दैट इज कूलिंग इफेक्ट। चलिए, अभी मैं इस सारे डिवाइस को इरिवर्सिबल मान रहा हूं, प्रैक्टिकल कंडीशन में ले रहा हूं, तो अभी जो यहां से सीओपी निकलेगा वो एक्चुअल सीओपी निकलेगा। और जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर आपको आइडियल सीओपी चाहिए तो इसके लिए इसको फिर रिवर्सिबल मानना पड़ेगा। सारे इफेक्ट, फ्रिक्शन और ये जो भी है सबको नेग्लेक्ट करना होगा, सारे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस मानना होगा। ये रिवर्सिबल की तरह वर्क करेगा ना। इसके लिए वर्किंग कंडीशन हो जाए, वर्किंग साइकिल हो जाएगा रिवर्स कार्नोट साइकिल, जस्ट उल्टा कर देंगे कार्नोट साइकिल को, सारे प्रोसेस वही रहेंगे, बस हमारे प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां से अगर हम लोग, ये तो हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। चलिए, अब यहीं पे मैं हीट पंप को भी बता देता हूं, क्योंकि इसी से जो हीट पंप में इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। वहां पे हमारा Q1 विल बी द डिजायर्ड इफेक्ट, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। हाँ, उसमें ये जो सिंक टेम्परेचर है ना, सिंक टेम्परेचर हमारा सराउंडिंग हो जाता है, और ये हमारा सराउंडिंग है, और यहां पे हमको हाई डिग्री मेंटेन, ये हायर टेम्परेचर मेंटेन करना है, ये टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और यहां सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो वो चलिए हमारा है। ओके, तो हम लोग देखते हैं पहले इसके सीओपी पे, और फिर क्विकली हम लोग जो है इसके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे आ जाएंगे। चलिए, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, अभी जो सीओपी देख रहे हैं वो हमारा एक्चुअल सीओपी है। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारा हो जाएगा डिजायर इफेक्ट, दैट इज नथिंग बट द कूलिंग इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। चलिए, कूलिंग इफेक्ट हमारा क्या था? मेंटेन क्या करना है? Q2, और वर्क इनपुट कितना था? Q1 माइनस Q2। तो चलिए, ये आपका फॉर्मूला आ गया। कब? तो ये जो हमारा निकलेगा वो हमेशा निकलेगा एक्चुअल सीओपी। एक्चुअल सीओपी का फॉर्मूला हो गया। समझना, जब भी हम हीट में बात करेंगे एक्चुअल सीओपी की बात करेंगे। ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, राइट। अब अगर इसे मुझे आइडियल सीओपी देखना कि मैक्सिमम ये कितना परफॉर्म कर सकता है, तो फिर आपको कार्नोट महोदय का कॉन्सेप्ट लेना होगा। तो उन्होंने जस्ट हीट इंजन को रिवर्स करके ये रेफ्रिजरेटर बनाया था, रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो वहां पे हमारा आ जाएगा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। हाँ, ये हमारा आइडियल सीओपी हो जाएगा, या मैक्सिमम सीओपी बोल सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था ना कि टेम्परेचर रेशियो और हीट रेशियो हमारा बराबर होता है, तो इसको लिखा जा सकता है ना। इसे एक और चीज लिख सकते हैं, दैट इज सीओपी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, राइट। चलिए, तो यहां पे क्या करिएगा, ये सिंपली ना इसको लिखा जा सकता है 1/Q1 माइनस Q2 बाय Q2। चलिए, अगर यहां से देखेंगे तो Q1/Q2 माइनस 1। ठीक है, अब चलिए इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं T1/T2 से। तो हमारा इक्वेशन फिर वही आ जाएगा, सिर्फ अंतर रहेगा ना, सिर्फ आप Q को T से रिप्लेस कर दीजिए ना, समझने के लिए। एक्चुअल में बराबर नहीं होता, यहां पे भी हम लोग लेंगे, फिर इसको करेंगे तो ये फिर वापस ही आ जाएगा। सॉरी, T2, दिस विल बी योर T2/T1 माइनस T2। ये हमारा हो गया आइडियल सीओपी। ठीक है, तो चलिए, आपको आइडियल जब भी निकालना होगा तो समझ लेना होगा, टेम्परेचर की हम बात करेंगे, ये हमेशा मैक्सिमम कूलिंग इफेक्ट देगा। और एक्चुअल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, डेफिनेटली एक रिलेटिव टर्म आ गया। तो यहां से एक और फॉर्मूला आता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं रिलेटिव सीओपी। रिलेटिव सीओपी हमेशा जो होता है वो सीओपी एक्चुअल बटा सीओपी आइडियल या मैक्सिमम सीओपी। तो इस तरह से आप इसका परफॉर्मेंस सारा निकाल सकते हैं ना। आपको सीओपी क्लियर हो गया, हम लोग ये चीज कर चुके हैं। सिमिलरली अगर हम हीट पंप का लिखना चाहें तो हीट पंप में भी इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, बस Q2 की जगह हमारा हो जाएगा Q1 माइनस Q2। ये हमारा हो गया एक्चुअल सीओपी ऑफ हीट पंप। ठीक है, और अगर हम आइडियल की बात करें तो T1/T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये दोनों निकल गया। उसी तरह हम रिलेटिव इसका भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा ना कि हीट इंजन का को जो हमने रिवर्स किया था,
तो कभी भी हीट इंजन को हम रिवर्स करते हैं तो उससे रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट आया है ना। हाँ, वो अलग बात है कि अगर फॉर्मूला में आप रिवर्स करेंगे तो वहां पे आपको हीट इंजन का फॉर्मूला आ जाएगा। इस चीज को भी हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अक्सर हाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत सारे यहां से आते हैं कि अगर हम हीट इंजन को रिवर्स कर दें तो हमारा क्या बनेगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले समझे हम लोग ना, ये हीट इंजन के लिए हमारे लिए कौन भगवान थे, कार्नोट मान, कार्नोट साइकिल, दैट इज आइडियल। ठीक है, उसी तरह रेफ्रिजरेटर के लिए कौन हो जाएंगे, सेम, रिवर्स कार्नोट साइकिल, सेम। ठीक है, चलिए ये तो हमारे समझने वाली बात है। इसके लिए भगवान ये है, इसके लिए ये है, मतलब ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस देंगे, हमेशा ये मैक्सिमम देंगे, राइट। हमने आपको बताया था सेकेंड लॉ ऑफ इफिशियंसी, इससे वो भी एक तरह से क्या है, रिलेटिव ही है। यहां पे आप देख सकते हैं रिलेटिव सीओपी, आपने देखा। चलिए, तो ये हमारा एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू इसको समझना होगा कि ना जनरली न्यूमेरिकल्स में या ऐसे कॉन्सेप्ट आता है, लेट्स सपोज दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज हीट इंजन। ठीक है, Q1 W वर्क आउटपुट, ठीक है, और ये हमारा Q2 है, राइट। अब अगर इसको हम लोग रिवर्स कर दें, अगर इसके डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दिया जाए, ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसको रिवर्स कर दें, इसको T1 ही रहने देते हैं, इसको T2 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको रिवर्स करने का मतलब एरो ऊपर की ओर और ये वर्क इनपुट ना, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है रिवर्स करने के बाद आ रहा है। तो जनरली कार्नोट महोदय ने हीट इंजन को रिवर्स किया था, तो उन्होंने रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट लिया था। ठीक है, सबसे पहले। हाँ, वो अलग बात है कि Q2 Q1 अगर ये मेरा डिजायर इफेक्ट हो गया तो ये रेफ्रिजरेटर बना देगा, और ये अगर डिजायर इफेक्ट हो गया तो हीट पंप बन जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो फाइंड द सीओपी, तो आप हमेशा रेफ्रिजरेटर का सीओपी निकालिएगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है एज ऑब्जेक्टिव, तब आप हीट पंप का निकालिएगा। क्यों हीट पंप का निकालिए, थर्मल इफिशियंसी हमारा हीट इंजन का होता है ना 1 माइनस T2 बाय T1। अगर इसको हम लोग कर लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, और आप ध्यान से देखें सीओपी ऑफ हीट पंप को, तो सीओपी ऑफ हीट पंप अगर हम कार्नोट इसका सीओपी लेंगे तो यहां पे हमारा हो जाएगा T1 बाय T1 माइनस T2। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, अगर आप फॉर्मूला वाइज देखें तो थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ सीओपी ऑफ हीट पंप। देखिए, समझिए ध्यान से ना, एज ए फॉर्मूला वाइज ये करेक्ट है, नो डाउट, लेकिन कंसेप्ट वाइज आपको समझना होगा कि हीट इंजन को जब भी हम रिवर्स करते हैं तो उसका सिंपल मतलब रेफ्रिजरेटर होता है। तो पहले आप रेफ्रिजरेशन के आंसर के लिए जाइए, उसका अगर सीओपी ऑप्शन में है तब तो ठीक है, नहीं अगर वो ऑप्शन में नहीं है देन आप जो है हीट पंप का सीओपी दे सकते हैं। ये आपको एक समझना होगा ना। तो अगर आपको हीट पंप ऑफ सीओपी निकल गया है तो आप इसमें 1 माइनस कर देंगे तो हीट सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकल जाएगा। चलिए, ये तो सीओपी एनालिसिस हो गया। चलिए, अब हम लोग जो है एक स्पेशल टर्म को समझेंगे, दैट इज टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार न्यूमेरिकल में ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो मैग्नीट्यूड नहीं देके आपको टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में देगा। तो कैसे इस Q2 का वैल्यू किलो जूल पर सेकेंड में आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन समझना होगा। इसमें कंफ्यूजन भी होता है टर्न और टर्न, तो उसको हम लोग पहले समझेंगे। चलिए, ओके, एक चीज और यहां पे समझा जा सकता है ना, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन के साथ साथ समर और विंटर में परफॉर्मेंस का डिफरेंस है कि एक रेफ्रिजरेटर है ना, समर में वो कैसा परफॉर्म करेगा, सीओपी उसका समर में अच्छा होगा या विंटर में, राइट। या इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल समर सीजन में ज्यादा होगा या विंटर सीजन में, ठीक है। या इसको ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक रेफ्रिजरेटर पटना में है, एक रेफ्रिजरेटर शिमला में है, ठीक है। अब आप बताइए कि दोनों जगह कहां आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम मिलेगा। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग पहले समर एंड विंटर कर लेते हैं, फिर लास्ट में टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन को समझेंगे। ओके, चलिए, तो ये डायग्राम समझना जरूरी है, इसलिए हम लोग इसको रहने देते हैं। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। चलिए, तो रेफ्रिजरेटर में अगर आप समझें तो समर और विंटर में हमारे लिए क्या अंतर होता है, ठीक है। आप जैसा कि जानते हैं किसी भी
रेफ्रिजरेटर का सीओपी ध्यान से समझेंगे। पहले मैं मैथमेटिकली बताऊंगा, फिर लॉजिकली भी बताऊंगा कि किस वेदर में आपको पावर कंजम्पशन कम होगा। चलिए, तो सबसे पहले समझेंगे ना, ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, T2 बाय T1 माइनस T2। अब समझेंगे कि अगर ये समर है, मैं एकदम वैल्यू लेके बता रहा हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। समर में T1 क्या है, सराउंडिंग ना, तो ले लेते लेट्स सपोज 40 डिग्री सी हमेशा सोर्स है, और T2 5 डिग्री सी। वही रेफ्रिजरेटर है जिसमें हमको कितना मेंटेन करना है, 5 डिग्री सी, और ये 40 डिग्री सी। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अगर हम देखेंगे T2 है, और अगर हम विंटर में देख लें, विंटर में देखिए T1 कम रहता है यूजुअली 10 डिग्री सी, मेंटेन अभी भी हमको 5 डिग्री सी करना है। ठीक है, तो लॉजिकली भी आप समझ सकते हैं कि 10 डिग्री से कोई भी वस्तु 10 डिग्री टेम्परेचर पे, वहां से उसको 5 डिग्री पे लाना है, तो कंप्रेसर को कितना वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कम टेम्परेचर डिफरेंस है, कम हीट, कम पावर कंजम्पशन की जरूरत होगी, कम मेहनत करना पड़ेगा कंप्रेसर, डेफिनेटली कम मेहनत करना पड़ेगा कंप्रेसर, मतलब उसका पावर कंजम्पशन कम होगा। पावर कंजम्पशन कम होने का मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होएगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, और सीओपी वहां पे आपको बेटर मिलेगा। चलिए, तो ये एक केस मैंने ले लिया, ये समर का है, विंटर का। इसी को समझ सकते हैं, एक सेम रेफ्रिजरेटर पटना में है ना, तो वो समर जैसी स्थिति होगी, यहाँ वेदर कंडीशन ड्राई रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। शिमला में रिलेटिवली यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर कम रहता है। दोनों एक ही तरह की सिचुएशन है। अब इसमें ध्यान से देखें तो सीओपी जो है, ये T2 तो हमारा फिक्स है, T2 इज कांस्टेंट बिकॉज यू आर मेंटेनिंग सेम टेम्परेचर, चाहे वो शिमला में हो या पटना में, राइट। लेकिन तो ये हमारा हो गया एज ए कांस्टेंट। तो अब आप देख सकते हैं कि सीओपी जो है, सीओपी इज नथिंग बट द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली। सीओपी में देख रहा हूं इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किस पे, दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस पे। समझना है, दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस पे, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर डिफरेंस पे ना। तो इसको लिखा जा सकता है हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर का डिफरेंस। तो अगर ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, सीओपी उतना कम होगा, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वाइस वर्सा भी हो सकता है ना। अगर इसको समझे, अगर इसका डिफरेंस कम है ना, तो इसको मैं दूसरे पेन से कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी होगा। ओके, अगर मान लीजिए कि ये डिफरेंस बहुत कम है, तो सीओपी हमारा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, सीओपी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो एक एनालिसिस हुआ। सीओपी का आप अगर फॉर्मूला देखें ना, तो क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। ठीक है, तो सीओपी सेम हमारा 5 डिग्री है, मेंटेन करना है, राइट। तो ये हीट तो हमारे लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो सेम होगा, लेकिन अब समझना होगा, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। अब आपको समझना होगा कि यहां सीओपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क इनपुट। अगर सीओपी अच्छा होता है, इसका मतलब वर्क इनपुट क्या होगा, कम होगा। वर्क इनपुट का मतलब पावर इनपुट टू द सिस्टम कम होगा, मतलब पावर कम कंज्यूम करेगा, और जब पावर कम कंज्यूम करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। चलिए, तो अब आप समझ सकते हैं ना, यही दोनों चीज को आपको क्या करना है, मर्ज करना है, इस रिलेशन को। तो चलिए, समर में देख सकते हैं ये डिफरेंस कितना है, 40 माइनस 5 35 डिग्री सी। चलिए, विंटर में कितना है, 10 माइनस 5। ठीक है, तो आई कैन से दैट TH माइनस TL ना, TH माइनस TL इन समर इज ग्रेटर देन TH माइनस TL इन विंटर। ठीक है, चलिए, ये ज्यादा है, पहले रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 1 बाय हम लोग लिख सकते हैं TH माइनस TL समर। उल्टा हो जाएगा, आप पढ़े होंगे बचपन में इनइक्वालिटी ना, 5 इज ग्रेटर देन 1, तो 1/5 इज 1/1। जैसे ही हम लोग ऊपर करते हैं पॉजिटिव संख्या को, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। चलिए, दोनों तरफ जो है कांस्टेंट T2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, T2 से गुना कर देंगे तो हम क्या देख रहे हैं, सीओपी ऑफ समर जो है हमारा कम आ रहा है, सीओपी ऑफ समर कम आ रहा है। चलिए, यही चीज समझना था इसमें, यही चीज समझना था कि सीओपी जो है समर में, सीओपी इन समर क्या होगा, कम होगा, सीओपी कंपेयर टू विंटर। चलिए ना, और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, सीओपी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द वर्क इनपुट। तो सीओपी अगर कम है तो इसका मतलब यहां देख सकते हैं सीओपी विंटर में ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो वर्क इनपुट होगा वो समर में उल्टा हो जाएगा ना, वर्क इनपुट टू द विंटर।
तो आप समझना है विंटर में वर्क इनपुट हमारा हमेशा कम होगा। वर्क इनपुट कहने का मतलब पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। चलिए, तो अब आप बता सकते हैं ना कि विंटर में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम पे करना पड़ता है। आप लोग भी जानते हैं समर में ज्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप इंटरव्यू में आपको पटना और शिमला घुमा देगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ सकता है, कई बार प्रूफ करने के लिए भी आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। आई होप आप इसको देख लीजिएगा ना, आप करने में सक्षम है। चलिए, तो ये हमारा समर वर्सेज विंटर हो गया, सीओपी डिस्कशन हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। चलिए, तो इसको भी हम लोग फास्टली कवर कर लेंगे। आई होप आपको समझने में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अब आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज है, आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप पिछले सारे लेक्चर्स को जरूर देखें, तब आपको समझने में और आसानी होगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। हाँ, नाउ आवर टॉपिक इज टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये है क्या इसको बताता हूं, फिर इस कंफ्यूजन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज वन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड वन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये दोनों वर्ड हमारे आते हैं ना, सिंपली वन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो हमारे पास मान लीजिए 1 टन का आइस है, क्या है, 1 टन का आइस है। ठीक है, और मान लीजिए ये वार्म एयर है, और ये कोल्ड एयर है। चलिए, अब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि 1 टन रेफ्रिजरेशन हमारा क्या होता है। राइट, 1 टन रेफ्रिजरेशन जो है, सबसे पहले आपको समझना होगा, दिस इज द स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हमारा है ना, उसको अगर हमको उसका रेटिंग एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में। आप देखते होंगे ना, जनरली फ्रिज एसी जब हम खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमसे पूछता है कि कितना टन का एसी आपको लेना है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना टन मतलब 1000 केजी का एसी लेंगे, नहीं, वहां पे ये वो 1000 केजी नहीं है, वो आपको उसका रेटिंग है। तो फिर वो आपसे पूछता है बताइए आपका रूम का साइज क्या है, 10 बाय 10 है कि 12 बाय 10 है। तब हम लोग उसे अपना रूम का साइज बताते हैं और तब वो उस हिसाब से बता देता है ना। एक जनरल माइंडसेट उन लोग के पास रहता है कि अगर 100 स्क्वायर फीट से बड़ा अगर आपका रूम है तो मोर देन 1 टन एसी चाहिए, उससे कम है तो आपको 1 टन का चाहिए। चलिए, तो आप भी मत कंफ्यूज होना है। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या हुआ, ये इसके कूलिंग इफेक्ट को बताता है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ना हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वो क्या था कि हीट जो हम कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां भी अगर ये आइस है, ठीक है, और 1 टन आइस, अब देखिए यहीं पे दिक्कत होती है ना। इंडिया में हम लोग 1 टन आइस को लेते हैं कितना, 1000 केजी। ठीक है, हम लोग लेते हैं ना, लेकिन एसआई में भी लेते हैं, लेकिन अमेरिकन यूनिट अगर आप देखेंगे तो वहां पे इसे जो है वो पाउंड में लिया जाता है, 2000 पाउंड ना, जो कि रफली इंडिया में 908 केजी के बराबर होता है। इसी वजह से यूनिट में डिफरेंस होता है ना। तो पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको भी समझेंगे। ये हमारा अमेरिकन यूनिट है और ये हम लोग एसआई यूनिट भी कहते हैं, या सिंपली जो है ना हम लोग इसे इंडिया में भी इसे यूज करते हैं। चलिए, तो यहां पे हम समझ रहे हैं, ठीक है, 1000 केजी का हमारा आइस है। अब इस आइस को मेल्ट करना है। आइस कैसे मेल्ट होगा, डेफिनेटली इसको हीट चाहिए तब ये मेल्ट होगा ना। तो जब तक इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं मिलेगा, आइस का जो होता है 336, याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 336 किलो जूल पर केजी। 1 केजी आइस को अगर मेल्ट करना है तो 336 किलो जूल आपको इतना हीट चाहिए, तब जाके ये मेल्ट होगा। और जैसे ही आइस मेल्ट होगा तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो आइस के मेल्ट होने से कूलिंग इफेक्ट आता है। लिक्विड जब इवोपरेट होता है तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट आता है। ये सब हमारे सबसे ओल्डर टेक्निक है। तो इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है, इस वार्म एयर से हम हीट लेंगे ना, क्या करेंगे, हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कितना हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, जितना हमको इस टन को, इस आइस को, 1 टन आइस को मेल्ट करना, कितने पे, 0 डिग्री सी पे। ठीक है, अब समय की बात कर लें, इन ए होल डे, तो 0 डिग्री सी पे आइस को आपको मेल्ट करना है। कितना आइस है, 1000 केजी है, और हम इसे मेल्ट करेंगे कितना, 24 आवर।
अब जितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की जरूरत है, जितना हीट हम कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट करेंगे पर सेकेंड ना, ये जो हम जितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो हमें मिल रहा है, उससे ही हम लोग बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो समझना है जब हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं तो हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रहे हैं। चलिए वो क्या हीट है कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए तो यहां पे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप समझिए कि 336 किलो जूल 1 केजी आइस को मेल्ट करने के लिए ना, तो आप लोग बचपन में पढ़ेंगे 1 केजी आइस के लिए कितना चाहिए, 336 किलो जूल पर केजी। तो अगर 1000 है तो आई कैन राइट 336 इंटू 1000। ना देखिए ये केजी था यूनिट वाइज और ये था किलो जूल पर केजी, तो केजी केजी कट जाएगा, तो क्या इसका यूनिट बच गया, किलो जूल। बट हमको क्या चाहिए ना 24 घंटे में, राइट ना, तो अगर 24 घंटे में आपको अगर टोटल हीट चाहिए तो बाय कर दीजिए 24 आवर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यह जो हमें मिला ना 336 इंटू 1000 केजी इंटू 24 आवर, दिस इज नथिंग बट द that is your 1 ton of refrigeration, 1 ton of refrigeration, better we can say ना। इसका वैल्यू आता है 14,000 किलो जूल पर आवर। ठीक है, ये कट जाएगा और इसको आप एग्जैक्टली अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करें इसको और 60 से डिवाइड कर दें, ये आएगा 3.89 किलोवाट। ध्यान से देखना है, दिस इज कॉल्ड 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, डबल एन है इसमें, याद रखना है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। बट ये हमारा कमर्शियल यूनिट नहीं है, कमर्शियल यूनिट ये नहीं है ना, ये एक्चुअल है जब आप टन का मान कितना लेंगे 1000 केजी ना। लेकिन अमेरिकन यूनिट में क्या होता है, जो कि आजकल अभी भी कमर्शियल यूनिट वही है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेम सब कुछ करते हैं, 1000 केजी की जगह हम लोग वहां 2000 पाउंड लेते हैं। और आप जानते हैं कि 1 पाउंड जो है वो तकरीबन आधे केजी से ना थोड़ा कम होता है, राइट, तो वहां पे लगभग ये 900 केजी हो जाएगा। ये 336 इंटू 98 बाय 24, ठीक है, चलिए इंटू 3600, चलिए ये हो गया किलो जूल, ये हो गया सेकेंड, ये रफली जो है आपको 3.5 किलोवाट आ जाएगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं 1 टन। ध्यान रखना है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ऐसे मैथमेटिकल TR भी कहा जाता है, यही कॉमनली यूज होता है, आपको समझना होगा। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ना, यही हमारा रेफ्रिजरेशन का कमर्शियल यूनिट है। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसका कैपेसिटी 5 टन है या 5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मिल रहा है, तो आप सीधे समझ लीजिएगा Q2 मतलब कितना हीट हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 इंटू 3.5 किलोवाट। बस बन गया सवाल ना। तो ये आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब आप RAC पढ़ेंगे तो सिर्फ टन में ही बात हम लोग करते हैं ना। चलिए तो आपको मैं बता दूं कि आपके घर में जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसका बहुत कम होता है, इवन लेस देन 1 टन ना, तो 0.2 से 0.3 ना, एवरेजली 0.25 TR ना, वो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का है जो हम लोग घर में यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली। और अगर आप AC की बात करें तो जो डोमेस्टिक में हम लोग एयर कंडीशनर यूज करते हैं उसका हमारा 1.5 TR या 2 TR ना, 1.5 या 2 हमारा सबसे कॉमनली ये एक रेटिंग है जो हम लोग डोमेस्टिक यूज में काफी ज्यादा इसे यूज करते हैं। आई होप आपको टन ऑफ रेफ्रिजरेशन समझ में आया होगा, टोन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ध्यान रखना है दिस इज अमेरिकन यूनिट ना, ध्यान रखना है ये कैसा यूनिट है, अमेरिकन यूनिट है, और यही हमारा पॉपुलर यूनिट भी है। ठीक है, अच्छा इस दोनों में अगर रिलेशन की बात करें तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ, तो आई कैन राइट 1 टन इज इक्वल्स टू 0.9 टाइम्स ऑफ, सॉरी 1 टन इज इक्वल्स टू 0.9 टाइम्स ऑफ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, TONN ऑफ रेफ्रिजरेशन। ध्यान से देख लेंगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑलमोस्ट कंक्लूजन की ओर आ चुके हैं, वी आर अबाउट टू कंप्लीट। देखिए ध्यान से एक बार फिर से 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना हुआ, मैं लिख दे रहा हूं 0.9 टाइम्स 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, ये हमेशा बड़ा होता है, इसमें कम होगा, ये रिलेशन है, याद रखेंगे जब भी आपको करना होगा। चलिए तो इस सेशन में आपने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में